वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग 15 से 20 दिन बाद अपन एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर को पढ़ने के लिए। तो आज अपन डिफरेंशियल जियोमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, जो कि पेपर 4 रहने वाला है एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेंसर एनालिसिस से आपको 2 यूनिट पढ़ने को मिलती हैं, यूनिट नंबर 4th व यूनिट नंबर 5th, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। कुछ साथी ऐसे थे हमारे जिन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, जिसके चलते टेंसर एनालिसिस जो है उसको मैंने पहले करवा दिया था, क्योंकि उनको इस साल का जो पेपर है प्रीवियस ईयर वालों को वो देना था। तो अब कुछ नए बच्चे हैं या फिर आने वाले समय में कुछ नए बच्चे जुड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि हमें क्या करना है। तो वो आनन फानन में जब फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी के निकलेंगे, उस टाइम पर वो किसी के बहकाव में आके या फिर अपनी मर्ज़ी से या फिर किसी रिलेटिव के कहने पे वो एमएससी के लिए फॉर्म जो है वो सबमिट कर देंगे, और उस टाइम पर उनको जो है वो दिक्कतें फेस होंगी। तो उन्हीं सब से बचने के लिए मैं आप लोगों की एक छोटी सी हेल्प कर रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। बदले में सिर्फ आपसे एक चीज़ मांगी जाती है, वो है कि आपको अगर क्लासें पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो लोग जो हैं उनको भी यहाँ पर फ़ायदा मिल सकें। आपको पता है हमारा चैनल नॉन कॉलेज स्टूडेंट के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि नॉन कॉलेज कैंडिडेट जो होता है वो काफ़ी मशक्क़त के बाद एमएससी करने की सोचता है और फिर बाद में उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है। तो उन लोगों की हेल्प हो जाएगी ताकि वो भी अच्छे मार्क्स जो हैं वो कैरी कर सकें। ओके, तो डिफरेंशियल जियोमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें आज अपन यूनिट फर्स्ट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेंसर एनालिसिस अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहां जाकर के टेंसर एनालिसिस की यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 जो वो कर सकते हैं। और मैंने इस साल जो पेपर आया था उसका एनालिसिस जो है वो भी मैंने वहां पर आपको करवाया है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन जो है अपनी क्लास से मैच हुए हैं। तो वो भी आप देख लेना अपने ट्रस्ट करने के लिए। ओके, तो बढ़ते हैं अपने यूनिट फर्स्ट की तरफ, जिसमें अपन डिफरेंशियल जियोमेट्री में 3 यूनिट जो है वो कवर होते हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आज अपन यूनिट फर्स्ट की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो है जानते हैं कि स्पेस कर्व जो है वो क्या होता है। देखिए स्पेस कर्व जो है वो क्या होगा, इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस फ्रॉम डिनोटेड बाय आर। 3 डायमेंशनल स्पेस क्या हो सकते हैं, एक्स टी, वाई टी एंड जेड टी। जहां पर टी जो है, टी जो है ये क्या है, ये किसी फंक्शन को, पैरामीटर जो होता है उसको डिनोट करेगा। टी क्या करेगा, किसी फंक्शन के पैरामीटर को डिनोट करेगा। तो हमारी इक्वेशन जो वो क्या बनेगी, आर टी इक्वल टू एक्स टी या फिर वाई टी या फिर जेड टी, मतलब वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो बिलोंग करेगा। और यहाँ पर आर जो है वो क्या है, स्पेस कर्व है। ये जो आर आपको दिख रहा है ये क्या है, स्पेस कर्व। और टी जो है ये क्या है, टी जो है ये होता है आपका पैरामीटर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको अपन, पैरामीटर्स बोलेंगे। और इस इक्वेशन को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक्स टी आईटा प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर नोटेशन बोलेंगे, वेक्टर नेशन जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सी है, वेक्टर नेशन। ओके, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, आर डॉट, ये डॉट है, डॉट का मतलब यहाँ पे है इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन जो वो यहाँ पर हो चुका है। तो हम इनको इस तरीके से भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। और ये जो फॉर्म होगी ये कौन सी होगी, पैरामेट्रिक फॉर्म होगी। ठीक है, अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में पूछा जाए एग्जाम के अंदर तो आपको ये वाली इक्वेशन काम में लेनी है। ठीक है, ये होती है हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म। तो स्पेस कर्व जो वो क्या होता है, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है, कर्व एज द इंटीग्रेशन ऑफ टू सरफेस। कोई दो सरफेस के अंदर किसी कर्व का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमने माना कि लेट F1 एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 एंड F2 एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। और इसी को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे स्पेस ऑफ कर्व के लिए। सिंपल सा था, स्पेस ऑफ कर्व, या फिर इसका इंटीग्रेशन जो हमें करना है वो।
दूसरा है हमारा टेंजेंट जो है, किसी स्पेस कर्व के लिए टेंजेंट जो है उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हमने माना टी कैप इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एस, डी वाई अपॉन डी एस एंड डी जेड अपॉन डी एस। ये क्या है, थ्री डायमेंशनल है। ओके, इसलिए हमने डायरेक्शंस के लिए डी एक्स डी वाई एंड डी जेड ले लिया। और हम इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं, अगर डायरेक्शन नेशन के अकॉर्डिंग दिखाएंगे तो डी एक्स अपॉन डी एस आयोटा प्लस डी वाई अपॉन डी एस आयोटा प्लस डी जेड अपॉन डी एस के कैप। ठीक है, ये डायरेक्शन नोटेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो वहाँ पर जो है अपने टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो ये वाली होने वाली है। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन या थ्योरम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों का उपयोग होगा, इसलिए आपको ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ए कर्व बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, तो इसको और भी ज़्यादा याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी कर्व की जो लेंथ है वो हमें पता करनी है किन्हीं दो पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या माना, इसके लिए हमने माना जैसे ये कोई कर्व है अपना। ठीक है, कोई भी मान सकते हो, किसी भी टाइप का कर्व मान सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट जो है उसको फिक्स कर लिया बी। यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और ये जो बी पॉइंट है इसको हमने फिक्स कर लिया, ये क्या है, फिक्स पॉइंट है। आप चाहो तो ए को फिक्स कर सकते हो, उसमें कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर मैं जो है वो पॉइंट नंबर बी जो है उसको फिक्स पॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर अपन जो है उस कर्व को काम में लेने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेंजेंट की जो इक्वेशन है उसको काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टेंजेंट इक्वेशन जो वो क्या होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया था टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो टी कैप इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एस आयोटा प्लस डी वाई अपॉन डी एस जे प्लस डी जेड अपॉन डी एस के कैप। ओके, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका मॉड्यूलेशन करके और स्क्वायर कर दिया। ठीक है, पूरे फंक्शन का। तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आयटा इंटू आयटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो हमारे पास बचेगा डी एक्स अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी एस स्क्वायर। सिंपल, ध्यान रहेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। देन डी एक्स अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एस स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एस स्क्वायर। सिंपल। नाउ अब हमें क्या करना है, मैंने क्या किया, इक्वेशन को डी एस अपॉन डी टी से डी टी अपॉन डी टी से क्या कर दिया, डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन कर दिया। देन हमें क्या मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एस, पूरी इक्वेशन को कर दिया मैंने, क्या कर दिया, डी टी से डिवाइड कर दिया और डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ करेंगे इस फंक्शन को, तो डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एस स्क्वायर। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डी टी से डी टी कट जाएगा तो फिर वैल्यू वही आ जाएगी सेम। ध्यान रहेगा, इतना सिंपल सा। इसकी स्क्वायर खोल देते हैं, अलग अलग फंक्शन में बता देते हैं इसको। तो डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी एस स्क्वायर। ध्यान रहेगा, सिंपल सा हमने स्क्वायर खोला है। यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ जो है वो कॉमन नज़र आएगी, वो आएगी डी टी अपॉन डी एस होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा। देन हमारे पास क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी प्लस डी जेड अपॉन डी टी, और ध्यान रहे इसका स्क्वायर भी है। ठीक है, डी टी अपॉन डी एस को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब ये जो फंक्शन है ये 1 के बराबर चल रहा है, इसको इस साइड भेजेंगे तो हमारे पास आएगा डी एस अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि पलट जाएगा, और हमारे पास बचेगा डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एस डॉट, यानी ये डिफ्रेंशिएशन था एक बार, तो हमने एक बार डॉट लगा दिया, एंड स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स डॉट स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ वाई डॉट स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ जेड डॉट स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ेगा, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस पर रूट चढ़ा दिया। भाई हमें तो वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो होता है इसको क्या लिखा जा सकता है, ये इसकी वैल्यू होती है कि नहीं होती, बताओ। ओके, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल करेगा, तो हमारे पास आएगी एस डॉट इक्वल टू मॉड्यूलेशन ऑफ आर। ठीक है, ये जो एस है इसको मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ, इस एस को डी एस अपॉन डी टी लिख सकता हूँ। देन इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये मिल जाएगी। अगर इसकी कुछ लिमिट होती, होती तो हमारे पास एस की जो वैल्यू है, सॉरी एक मिनट रुकना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी एस इक्वल टू मॉड्यूलेशन ऑफ आर डी टी। ठीक है, इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट्स ऑफ T1 से T2 मॉड्यूलेशन ऑफ आर डी टी। ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, सिंपल, ध्यान रहेगा। और ये जो होता है, ये जो फार्मूला आपको अभी अपन ने सोल्व किया है, निकाला है, ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ ए कर्व बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये क्या है, लेंथ ऑफ ए कर्व बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेंथ ऑफ ए कर्व बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला जो है आपको याद रखना है। आने वाले क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट जो है इसका प्रयोग करने वाले हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया है 2009 की समथिंग। ठीक है, 2009 में आपसे ये पूछा था, इसको प्रूव करवाया था, और उसके बाद में उन 2 पॉइंट आपको गिवन थे क्वेश्चन के अंदर, उन पर आपको क्या बतानी थी, कर्व की लेंथ बतानी थी कि इस कर्व की जो लेंथ है वो क्या होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में यूनिट फर्स्ट के साथ में डिफरेंशियल जियोमेट्री की। तो अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।